पीसीओएस की बढ़ती शरह की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। कोई एक वजह नहीं है, क्योंकि रिसर्च ने अभी तक ये साबित ही नहीं किया कि पीसीओएस होता क्यों है। लाइफस्टाइल ख़राब है बच्चों का, बच्चियों का, केमिकल्स, टॉक्सिन्स, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, टू मच शुगर, स्क्रीन टाइम, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल में आ जाती हैं। टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे जागते नहीं हैं, स्पोर्ट्स या आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है। रिसर्च इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ रिसर्च ने ये साबित किया है कि जब बच्ची माँ के पेट के अंदर उसकी नशोनुमा हो रही होती है तो रिसेप्टर्स जो होते हैं, रिसेप्टर क्या होते हैं, जिसके ऊपर हॉर्मोन्स ने काम करना होता है, उनका मैल फंक्शन हो जाता है। इसकी वजह से एक जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है इन बच्चियों की, यानी कि फैमिली में ये चल रहा है या जेनेटिक्स है उनकी ऐसी कि माँ को था या बहनों को है, फैमिली में है, और वही मैल फंक्शन जो है जब बच्ची पैदा होती है तो उसको जेनेटिकली मिल जाता है। और फिर जब बड़ी होती है तो उसका जो अगर लाइफस्टाइल भी खराब है, ऊपर से जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी है, तो उसको पीसीओएस हो जाएगा। पीसीओएस की मल्टीपल सब टाइप्स होते हैं, यानी कि आप ये कह लो कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में मिलता है ये आपको। कोई भी बच्ची हमारे पास ऑफिस में आती है, थोड़ी तगड़ी है, थोड़ी फरबा बदन है, मोटी है, या उसके बाल हैं चेहरे पे, तो उसको देखते ही आपने ये नहीं कह देना कि इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, क्योंकि वो हमारे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं। हम कोई ब्लॉन्ड या गोरे लोग नहीं हैं, कॉकेशियन नहीं हैं। हमारे जो अम्मी, दादी, नानी सब मोचना पकड़ के ट्विज़र से वो जो है ना बाल प्लग करते थे। हर जगह पे हमारे काले बाल होते हैं। दैट्स हाउ वी आर बोर्न, दैट्स हु वी आर। तो उस आइडेंटिटी को हमने लूज़ नहीं करना कि हम गोरे बन जाएं या हमारे बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। ये हमारी रेस ही ऐसी है, ठीक है, साउथ एशियंस की। एक्चुअली आजकल ओवर डायग्नोसिस भी कॉमन है कि हर बच्ची जो आपके डॉक्टर के कमरे में आती है उसको डॉक्टर या वो बच्ची खुद ही आके कह देती है मुझे फ़लान डॉक्टर ने डायग्नोस किया था। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। खाली मोटा हो जाना या थोड़े से बालों का ज़्यादा हो जाना इज़ नॉट कि जिसकी बेसिस पे आपने डायग्नोस कर देना है बच्चियों को। और आमतौर पे डॉक्टर जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं उसको कहते हैं नोटर डैम, जिसके अंदर हाइपर एंड्रोजनिज्म होती है, यानी कि बाल थिक होते हैं, चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, सर के बाल थोड़े कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके जो मेल फीचर्स होते हैं ना, जिस तरह से हाइपर एंड्रोजनिज्म उसे कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है, बच्चियों के अंदर जो मेल हार्मोन होता है वो थोड़ा सा, ये टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी होता है लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में ज़्यादा होता है। उसके बाद जो अगर अल्ट्रासाउंड किया जाए तो दोनों ओवरीज में से किसी एक भी ओवरी में मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं? जहाँ से अंडा बन रहा होता है। मल्टीपल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आमतौर पे अगर उसको काउंट किया जाए, वैसे रेडियोलॉजिस्ट काउंट कोई नहीं करते, सिर्फ देख लेते हैं, 20 से ज़्यादा होते हैं। उसके साथ एन ओवलेटोरी साइकिल्स होते हैं, यानी कि साइकिल्स इरेगुलर होते हैं, कई कई महीने नहीं आते, कभी आते हैं, छोटे होते हैं। और एन ओवलेशन का मतलब होता है कि अंडा नहीं बन रहा होता, तो उसकी वजह से इनकी फर्टिलिटी कम होती है इन बच्चियों के अंदर। 2000 में एक और क्राइटेरिया ऐड किया गया जिसको कहते हैं AMH। AMH होता है एंटी मलेरिया हार्मोन। चूँकि फॉलिकल्स की जो बाहर वाली लेयर होती है वहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन भी बन रहा होता है, एरोमेटेज जो आपका एंजाइम होता है वहाँ पे काम कर रहा होता है, उसका भी मैल फंक्शन हो सकता है, और वो टेस्टोस्टेरॉन एस्ट्राडायोल या एस्ट्रोजन में बदलता नहीं है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपर एंड्रोजनिज्म हो जाता है, और इसी लेयर से जो है वो AMH यानी कि एंटी मलेरियन हार्मोन भी बन रहा होता है, वो एक्सेस में होता है इन बच्चियों के अंदर। जब ये बच्चियां ऑफिस में डॉक्टर के पास आती हैं और इनकी मदर्स इनको लेकर आती हैं, तो आपने 3 चीज़ों को जो है देखना है, यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। एक होता है एक्सटर्नल फीचर्स, जिसमें बच्चियां आपके पास एक्नी के साथ आती हैं, कील महासों के साथ, या बाल गिर रहे होते हैं और उसके साथ चेहरे पे बाल आ रहे होते हैं। उसको आपने एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं पीसीओएस के, जो बॉदरसम होते हैं बच्चियों को और उनकी सेल्फ स्टीम को, और वो जो स्कूल में पढ़ रही होती हैं, कॉलेज में जा रही होती हैं, उनको थोड़ा सा इसके बारे में बड़ी एम्बेरस हो रही होती है, उसको आपने ट्रीट करना है। दूसरा ये होता है उनका वेट, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा होता है, वेट को आपने मैनेज करना है। और तीसरा होता है इनफर्टिलिटी। जब तो पहले वाला इशू, जब इनको कील महासे हो रहे होते हैं तो आपने उनके कील महासों की ट्रीटमेंट देने हैं। आमतौर पे एडेप्लिन 1% ओवर द काउंटर, या तो वो यूज़ कर लें, या पाकिस्तान में रेटिन ए या ट्रेटनोइन होता है, वो भी कील महासों के लिए अच्छा होता है, वो इस्तेमाल कर लें। अगर वो काम नहीं कर पा रहा और अगले स्टेप पे जाना है तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट उनको एक्यूटेन लिख देते हैं, उसके साथ स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन जो कि लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है, 25 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम तक 3-4 महीने का कोर्स वो दे देते हैं। या फिर जो ट्रेडिशनल गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स दे देते हैं। उससे ये होता है कि लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी नीचे चले जाते हैं, कील महासे भी कम हो जाते हैं, और जो आपके पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं। तो अगर वेट उनका इशू है, हर बच्ची का नहीं होता, कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिस तरह सब टाइप्स में एक लीन वैरायटी भी होती है, उनको वेट का इशू नहीं होता। लेकिन अगर पीसीओएस की बच्ची एक बहुत ही टिपिकल फीचर के साथ आई है कि उसका वजन बहुत ज़्यादा है, तो आपने उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है और उसके वेट को कम करना है, उसके आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे।
वेट कम करने के लिए आप सबसे पहले तो लाइफस्टाइल आ जाएगा। आपने उसको डाइटरी प्लान, न्यूट्रिशन प्लान देना है। प्रोटीन डाइट हो, फाइबर हो, अंडे खाएं, मीट खाएं, मछली खाएं। उस और जो सप्लीमेंट्स देने उसमें आपने मैग्नीशियम, ग्लाइसिनेट, विटामिन D3, ओमेगा 3 फिश ऑयल जो होता है, और उसके साथ आपने मायोनेस्टॉल जो डी कायरो के साथ आता है 40:1 रेशियो, ये अपनी बच्चियों को देना है। ये सप्लीमेंट्स में आ जाएगा। लाइफस्टाइल में आपने उनको कहना है जी टाइम पे सोएं, गैजेट स्क्रीन अपने से दूर कर दें। जो एक्स्ट्रा मेकअप करती हैं अपने एक्नी छुपाने के लिए वो दूर कर दें, क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ प्लास्टिक वाली चीज़ें माइक्रोवेव में रखती हैं, जो पानी की बोतल प्लास्टिक वाली होती है, BPAs, हर किस्म के केमिकल टॉक्सिन से आपने परहेज़ करना है। सनराइज फजर के टाइम उठ जाएं, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, वेट ट्रेनिंग करें, हर तरह की सब्जियां खाएं, सीजनल फ्रूट खाएं, ज़्यादा शुगर और प्रोसेस फूड जो बाहर से आजकल बच्चे प्रोसेस फूड मंगाते हैं उससे आप परहेज़ करें। उसके बाद आप इनको नेचर ओजेम्पिक जिसे कहते हैं बर्बरीन का कोर्स कर सकते हैं 4 महीने का, अगर वो मंजारो या ओजेम्पिक नहीं करना चाहते। मंजारो और ओजेम्पिक जो GLP-1 और GIP के जो वेट लॉस इंजेक्शंस हैं, अमेजिंगली वर्क फॉर PCOS पेशेंट्स। डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अंडर डॉक्टर सुपरविजन लेंगे, डॉक्टर को ये ट्रीटमेंट आता है करना। अगर वो छोटी डोज माइक्रो डोजिंग शुरू करता है बच्चियों में और उनको हेल्प करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में, तो आने वाली डायबिटीज़ भी कम होगी, आने वाला हार्ट डिजीज़ भी कम होगा, ब्लड प्रेशर, और जो जब अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनके अंदर जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ और प्री एक्लेम्सिया और ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हो रहे वो भी कम हो जाएंगे। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दीज इंजेक्शंस। अगर डॉक्टर की सुपरविजन में ले रहे हैं स्मॉल डोज में, इट डज हेल्प। तीसरी कैटेगरी वो आ जाएगी जो कि शादी करने वाली होती हैं और उनको ये होता है जी कि हमारे पीरियड इरेगुलर हैं, जिसकी वजह से जो है आने वाले टाइम पीरियड में इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि उन बच्चियों का लाइफस्टाइल और हेल्दी न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद जो है आपने फर्टिलिटी में उनकी हेल्प करनी है। अब पीरियड अगर रेगुलेट करेंगे विद बर्थ कंट्रोल पिल्स जो कि ट्रेडिशनल गायनोकोलॉजिस्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स बर्थ कंट्रोल पे तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, और अब तो आपके पास आई हैं फॉर प्रेगनेंसी इश्यूज। तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी ओवुलेशन इंड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको ओवुलेशन इंडक्शन के लिए मेडिसिन ऑफर कर सकते हैं, टैबलेट्स बाय माउथ। 2 तरह की होती हैं, लेट्रोजोल जो कि फमारा के नाम से आती हैं, या क्लोमिड जो कि क्लोमिफिन सिट्रेट होती है। क्लोमिफिन से ज़्यादा जो बेहतर रिजल्ट्स आते हैं PCOS के पेशेंट्स के, रिसर्च ने दिखाया है, और मल्टीपल आर्टिकल्स और रिसर्च इसके ऊपर हुई है, दैट इज़ विद लेट्रोजोल। तो आमतौर पे डॉक्टर जो होता है वो लेट्रोजोल के साथ स्टार्ट करता है, और इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि मल्टीपल इंडक्शन नहीं होती, यानी कि ट्विन प्रेगनेंसी नहीं होती। क्लोमिफिन भी दे सकते हैं अगर आपके पास ऑफिस में लेट्रोजोल है नहीं, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ लेट्रोजोल नहीं है, या फिर बहुत महंगी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, व्हाटसोएवर रीज़न, कोई भी वजह हो सकती है, तो फिर आप सेकंड चॉइस दे देते हैं विच इज़ क्लोमिफिन। और यूजुअली जो मेडिकेशन होती है 3rd डे से लेके 5th डे जो होता है पीरियड का, तब स्टार्ट करते हैं, 5 दिन के लिए देते हैं। उसके बाद टाइम्ड इंटरकोर्स करने को कहते हैं। कभी कभी वो अल्ट्रासाउंड करके भी देख लेते हैं कि आपका जो ओवुलेशन है वो मैच्योर हुई है, अंडा मैच्योर हुआ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो आपका डॉक्टर करेगा। अगर ये मेडिसिन काम नहीं करती तो फिर अगला स्टेप ये होता है कि आप उनको इनफर्टिलिटी, जो कि अमेरिका में उसे कहते हैं आरिया, रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी, इनफर्टिलिटी का जो डॉक्टर है, इनफर्टिलिटी के डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो अगला स्टेप जो होता है आमतौर पे आपको इंजेक्शन दे सकता है FSH वगैरह के, लेकिन कभी कभी उससे हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर अगर ओवरी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो गई है तो उसकी वजह से पेशेंट एंड्स अप इन इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है। इसलिए आमतौर पे आजकल डॉक्टर्स ये वाला स्टेप नहीं देते, बल्कि सीधा IVF पे चले जाते हैं। सबसे पहले राइट डायग्नोसिस ज़रूरी है। खुद से असूम ना कर लें कि मुझे PCOS है। हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज जो है वो हेल्प करेगा। स्ट्रेस होता है, कोर्टिसोल के लेवल ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह से आप स्ट्रेस ईटिंग भी करते हैं, उसकी वजह से भी आप मोटे हो सकते हैं, उसकी वजह से भी आपके कील महासे आ सकते हैं, बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या स्ट्रेस की वजह से आपको PCOS होगा? नॉट लाइकली। अलबत्ता अगर आपको PCOS होगा तो ज़रूर स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, तो यू विल फील एम्बैरेस्ड, या आपको इनफर्टिलिटी के इशू होंगे तो उसकी वजह से स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। पूरा वर्कअप एक जनरल वेलबींग के लिए ज़रूर करवा लें, फास्टिंग इंसुलिन और हीमोग्लोबिन A1C, कि आपका शुगर का लेवल कैसा चल रहा है, प्री डायबिटिक तो नहीं आप। ये सारा नॉलेज और अवेयरनेस आपको हेल्प करेगा फॉर अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ PCOS। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट ऑफ PCOS इज़ आउट देयर। न्यूट्रिशनिस्ट को भी आप हायर कर सकते हैं अगर आपको खुद से मील प्लान समझ नहीं आते। तो एन्जॉय योर लाइफ एंड डोंट वरी अबाउट PCOS।